Hello everyone, welcome back to our channel Adaptive Learning. I Salim Sheikh, welcome you all. So today we'll be learning about effects of electric current. Current electricity. This chapter we have already done in standard 9th. Effects of electric current. These in this chapter we'll be doing in three parts. The first part is exactly what we have done in 9th standard. That is energy transfer in electric circuit. The second part is about heating effect of current electricity. This we are going to study under the category of Joule's law. It's going to be a very important part. So heating effect of current electricity. And the third and the most important part of this chapter is the magnetic effect of current electricity. All right. And this we are going to study under the category of Hans Oersted experiment. So the most important part of this chapter is going to be the third part, that is the magnetic effect of current electricity, and this is something new for even you all. So let us start with the chapter, and we'll start with basic discussion. The basic discussion, exactly the textbooks. Okay, it questions us ki how do you decide that a given material is a good conductor of electricity और इज एन इंसुलेटर. सो नाउ अगर मैंने आपको एक मटेरियल दे दिया तो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि ये जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है या वो इंसुलेटर है. बराबर. तो इस बात को थोड़ा और हम क्लियर करते हैं. 9th में हमने एक टॉपिक पढ़ा था रेजिस्टेंस के ऊपर. अगर याद है 9th में हमने रेजिस्टेंस के ऊपर पढ़ा था. बराबर है. अब रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस इज एनीथिंग दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. बराबर. अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के फ्लो को कोई भी चीज़ अगर रेजिस्ट कर रहा है और रोक रहा है तो वो रेजिस्टेंस है. ये हमने पढ़ा था. इसी रेजिस्टेंस के बेस के ऊपर हम डिसाइड करते थे कि मटेरियल गुड कंडक्टर है या इंसुलेटर है. अगर जो हमारा गिवन मटेरियल है उस मटेरियल का बराबर रेजिस्टेंस जो है अगर वो इनफाइनाइट है तो ये इंसुलेटर कैटेगरी में आ जाएगा, और वही रेजिस्टेंस कम है, नेग्लिजिबल है, तो वो गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा. तो इफ द रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट it is nothing but an insulator. The material is nothing but it is an insulator. But if the resistance is very less or negligible, then we can say that the material is a good conductor. इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बराबर इसके बेसिस पे पढ़ सकते हैं. इफ द मटेरियल इज हैविंग लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर मटेरियल के पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो अगेन इट्स प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर. हैविंग लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर्स. बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये चार्ज कैरियर होते हैं, ये चार्ज को कैरी कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गुड कंडक्टर में आ जाएगा, उसकी कैटेगरी में आ जाएगा. और जब मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो ये और कोई कैटेगरी नहीं होगा, ये क्या होगा? इंसुलेटर की कैटेगरी में. इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके पास नहीं होंगे, तभी तो ये इनके जो चार्ज है वो कैरी नहीं हो सकते हैं. सो वो आ जाएंगे इंसुलेटर कैटेगरी में. तो इस तरह से हम इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं बेस्ड ऑन आवर 9th स्टैंडर्ड आइडिया. दूसरा सवाल जो है, एन आयन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, isn't it? But when you pick up an iron which is resting on the ground, you don't get a shock. तो आयन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जैसे ही हमने एक रोड पे पड़ा हुआ आयन उठाया हाथ में, शॉक नहीं लगा. करेक्ट. तो इसका जो रीज़न है, जो कारण है, इलेक्ट्रॉन्स जो उस आयन पीस में होंगे, बराबर. अगर ये वो आयन का पीस है जो ग्राउंड पर है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भी हमने 9th में पढ़ा था, मतलब वो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होगा. तो वो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में होंगे. बराबर. दे विल बी इन रैंडम एनी डायरेक्शन in such a way
कि वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट्स को कैंसिल करते हैं। तो एक आयन पीस बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा और हमें शॉक नहीं लगता है। पर जैसे ही इस पीस ऑफ आयन को हम एक सोर्स ऑफ पीडी से कनेक्ट कर देते हैं, when we connect this piece of iron end of this wire, end of this piece to a source of potential difference, बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स कौन है? सेल होता है, बैटरी होता है। जैसे ही उसको हम कनेक्ट कर देंगे, करेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे फ्लो होने फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे? मैंने कहा था ना, याद रखो आप लोग, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं तो इट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे फ्लो होने, करेक्ट। तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स एक किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं होंगे तब तक शॉक लगने की बात नहीं है। जब तक ये सोर्स ऑफ पीडी को कनेक्टेड नहीं है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स नहीं लगा है, तब तक क्या नहीं होने वाला है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होने वाले हैं। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो रैंडम किसी भी डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें नहीं आएगा तब तक हमको शॉक लगने वाला नहीं है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी को कौन लेके आएगा? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को सोर्स ऑफ पीडी लेके आएगा। तो ऐसे आयन का पीस अगर नीचे पड़ा हुआ है तो उसे उठाने से कोई शॉक लगने वाला नहीं है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। वी वर डिस्कसिंग द सेकेंड पॉइंट हियर। कुछ और चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग पिक्चर? विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डू यू फाइंड? बराबर, इस फॉलोइंग पिक्चर में आप क्या देखते हो और इलेक्ट्रिक करंट का कौन से इफेक्ट के बारे में आप बता सकते हो इन चीज़ों में? तो जो पहला है ए, करेक्ट, इसमें वी कैन सी टू लैम्प, वन टीवी इज देयर, यस और नो? सो इन द लैम्प वी कैन सी दैट इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा इफेक्ट होगा? लैम्प में इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू विच एनर्जी? लाइट एनर्जी। लैम्प के अंदर लाइट एनर्जी और थोड़ा हीट एनर्जी। ऑलराइट, तो वी कैन सी इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन इनटू लाइट एनर्जी, ये चीज़ हम देख सकते हैं। दूसरा, टेलीविजन में इलेक्ट्रिसिटी कौन से एनर्जी में कन्वर्ट होता रहेगा? इलेक्ट्रिसिटी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, लाइट आएगा, और दूसरा साउंड आएगा, साउंड एनर्जी। ओके, नेक्स्ट बी वाला पार्ट देखो, फैन, ये रोटेट कर रहा है फैन, तो इजंट इट दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल तो रोटेट कर रहा है, ठीक है। थर्ड वाले में देखो, बेल रिंग करेगा तो कुछ साउंड आएगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक के डिफरेंट इफेक्ट है, बराबर है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें पार्ट हीटिंग इफेक्ट भी है। जो पहला ए वाला है इसमें कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट का पार्ट है। मशीन जब हीट होगा, जो लैंप है उसके बल्ब जब हीट होंगे तो ये ग्लो करेगा, तो कहीं ना कहीं हीटिंग इफेक्ट यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। ये वाला जो सेकेंड वाला पार्ट है इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र तो हर जगह आएगा वैसे, लेकिन इसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र है वो रोल प्ले कर रहा है। और जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें थोड़ा बहुत हम मैग्नेटिक इफेक्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं, बराबर। इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट की भी बात कर सकते हैं थर्ड वाले में, जो बेल वाले में है, बराबर। बाकी जो काम हो रहा है वो भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंटर कर रहा है इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस में और इसकी वर्किंग चालू हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इनटू दीज इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड दीज इलेक्ट्रिकल डिवाइस स्टार्ट्स वर्किंग इन डिफरेंट वे, जैसे उनके फंक्शंस होते हैं। ऐसा में ऑल राइट, नाउ नाइन्थ में हमने क्या किया था? नाइन्थ में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। नाइन्थ में हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, बराबर। जिसमें हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल डिफरेंस को, इट इज़ द वर्क डन in sending unit positive charge from higher potential to lower potential. तो work done upon charge, potential difference is work done upon charge। यहाँ से मैं बिल्कुल ऐसा कह सकता हूँ
तो यहाँ से W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा Q इंटू वी। और ये बात मैं ये फर्स्ट पॉइंट से कह सकता हूँ। सेकेंड पॉइंट जो है वो हम जानते हैं कि I इक्वल्स टू Q अपॉन T, द अमाउंट ऑफ करंट इन अ कंडक्टर बराबर इज गिवन बाय द चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। पढ़ा था ना करंट का डेफिनेशन हमने। तो I इक्वल्स टू Q बाई T, यहाँ से हम कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है। और थर्ड बात जो आपको याद रखना है वो है ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या कहता था, ओम्स लॉ कहता था V इक्वल्स टू अयर, V equals to a year, where I is current and R is resistance of the conductor. ठीक है। अब जो ये वर्क डन हो गया वो हो गया Q इंटू वी बराबर। ये वर्क डन में जो Q है, Q को मैं कह सकता हूँ आई टी। देखो यहाँ से Q इक्वल्स टू आई टी। आप V को कह सकते हो यहाँ से V इक्वल्स टू अयर, और इस तरह से I इंटू आई, आई स्क्वायर आर, ये T हो गया बेटा। ये एक सेकेंड ना, Q इक्वल्स टू आई टी ना, तो आई टी होगा ना ये चीज़, Q इक्वल्स टू आई टी। तो ये Q की जगह आई टी आएगा ना, आई टी करेक्ट। Q की जगह ये वाला आई टी आएगा, तो ये Q की जगह आ गया आई टी, ये V की जगह आ गया अयर। ठीक है, यहाँ से V की जगह आ गया अयर, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, और क्या बचा T। तो ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन आई स्क्वायर आर टी हो गया। अब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंडक्टर है, वो कंडक्टर में अगर वर्क होगा तो वर्क वो कौन से एनर्जी में स्टोर होगा, वो होगा स्टोर्ड हीट एनर्जी में। कंडक्टर के अंदर कोई भी वर्क होगा तो वो कौन से एनर्जी में कन्वर्ट होगा या कौन से एनर्जी में वो उसमें स्टोर होगा, वो होगा हीट एनर्जी के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन इज नथिंग बट दी हीट एनर्जी। जितना वर्क होगा उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा, करेक्ट। तो ये हो गया H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। यही चीज़ है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ कहता है the amount of current, the amount of heat that is produced in a conductor is directly proportional to the square of the current, the resistance of the conductor, and the time for which the current flows in the conductor, yeah, through the conductor. So the amount of heat produced in a metallic conductor is directly proportional to square of the current. देख लो आप लोग, square of the current, resistance of the conductor, resistance of the conductor का कितना resistance है, और थर्ड टाइम फॉर विच द करंट इज गोइंग टू फ्लो। तो जितना ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो होगा, हीट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा कंडक्टर में। यही था जूल्स लॉ। आगे समझ में। अब इसी को टेक्स्ट बुक में थोड़ा उसने अलग तरीके से किया है बराबर, वो उससे भी जाके हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर है टेक्स्ट बुक में, ये सर्किट ले लिया, यहाँ पर ये सर्किट है हमारा, ठीक है। ये वी ए बी दिख रहा है आपको, ये ए बी दिख रहा है ना, ए बी। आर जो है रेजिस्टेंस को मार्क्ड है, वी ए बी ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको डिनोट कर रहा है। ये आपका है एमीटर प्लस माइनस के साथ, ये आपका है सेल बैटरी जो लगा हुआ है। करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो ये सर्किट दिया है बेसिकली। तो इसमें है इफ अ चार्ज क्यू फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, तो ए से लगा के बी तक कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज हो रहा है फ्लो क्यू। वर्क वी ए बी क्यू, ये कैसे आ गया, तो हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा V इंटू क्यू। अभी वी ए बी कहाँ से आ गया, ये वी ए बी कहाँ से आ गया, तो दिस इज पोटेंशियल अक्रॉस ए बी। सिर्फ ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल की बात कर रहा है वो। तो वर्क डन कितना हो गया, तो
बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वर्क कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, वी इनटू क्यू। और वी ए बी कैसे लिया उसने, तो वी ए बी वो दिया है ना वहाँ पर कि इसके अराउंड ए बी के बराबर, ए बी के अराउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो है वी ए बी। कितना है, वी ए बी। ठीक है, इतना हो गया चीज़। ओके, सो if the charge q flows from a to b, work VAB into q has been done on q while going from a to b। तो ये जो करंट आ रहा है ये करंट को कौन लेके आ रहा है, चार्ज, बराबर। चार्ज करंट को लेके आएगा जितना टाइम के लिए फ्लो होगा। तो ये जब चार्ज ए टू बी आप भेजते हो तो कितना वर्क कर रहे हो, तो आप कितना वर्क कर रहे हो, वी ए बी क्यू, वी ए बी इंटू क्यू, इतना वर्क कर रहे हो आप चार्ज को ए से लेके बी तक भेजने के लिए। कितने चार्ज को, चार्ज क्यू को। समझ में आ गया। दूसरा, फ्रॉम दीज फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम्स टू डू दिस वर्क। ये एनर्जी कहाँ से आया, तो ये एनर्जी कौन देगा, तो ये एनर्जी का सोर्स यहाँ पर है। कौन है ये, आपका बैटरी है। So where does the energy comes to do this work? The source of energy is the cell. The cell gives this energy through charge Q to the resistance where work WAQ is performed. All right. तो ये जो सेल है कितना चार्ज दे रहा है हमको, ये चार्ज Q दे रहा है। और यहाँ पर कितना वर्क परफॉर्म हो रहा है, तो वर्क परफॉर्म कितना हो रहा है, VAB into Q, VAB into Q। If the charge q flows from a to b in time t, then the work performed in time t, then during that time the energy VABQ is given to the resistor। बराबर है। तो अगर यही काम जो है वो टाइम t के लिए हो रहा है, तो ये जो वर्क हुआ है, कितना वर्क हुआ है, VAB इंटू क्यू, ये किसको दे देगा, ये किसके पास चले जाएगा, ये रेजिस्टर के पास चला जाएगा। So what happens to this energy? This energy is received by the resistor and is converted into heat energy. The temperature of the resistor is increased. ये एनर्जी क्या होता है, तो ये एनर्जी कौन रिसीव करता है, हमारा रेजिस्टर रिसीव करता है, उसको यूज़ करता है। इसकी वजह से रेजिस्टर क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान उसका बढ़ जाता है। ऑल राइट, एक बस ऐसी क्वेश्चन, यूज योर ब्रेन पावर। इफ इन द सर्किट द रेजिस्टर इज रिप्लेस बाय मोटर। अगर ये जो रेजिस्टर है, ये वाला जो पार्ट दिख रहे हो, अगर ये मोटर है और उस मोटर को आप अगर करंट दोगे, आए उसके पास जाएगा, वर्क अगर मोटर पर होगा तो मोटर का क्या होगा, मोटर लगेगा घूमने, तो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जैसे फैन में केस था, फैन में एक मोटर ही है ना, तो लगता है घूमने, आई बात समझ में, तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी में भाई। तो यहाँ से अब पावर अगर याद है आपको, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, इफ यू रिमेंबर दिस। ठीक है, यहाँ पर जो पावर है वो इलेक्ट्रिकल पावर है, तो यहाँ पर जो पावर होगा वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम। और इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है वो हम एनर्जी में मेजर करते हैं। वैसे देखो, बराबर कितना वर्क इंसान करेगा, जितना एनर्जी होगा। तो हम ही कहते हैं कि एनर्जी एंड वर्क एक सेम कंसेप्ट है, उनका दोनों का यूनिट भी सेम है, जूली है। तो इंसान उतना ही काम करेगा जितना एनर्जी होगा। समझ में आ रहा है। तो जितना ये सर्किट में जितना एनर्जी है उतना ही वर्क होने वाला है। तो इसके लिए पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम भी हो तो घबराने की बात नहीं है। पावर इज ऑल्सो इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। एनर्जी कितना जा रहा है, बराबर एनर्जी कितना जा रहा है, सेल कितना एनर्जी दे रहा है, तो वी ए बी इंटू क्यू अपॉन टी। टाइम रिक्वायर्ड टी है, एनर्जी है वी ए बी क्यू। अच्छा, क्यू बाई टी क्या होता है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, याद है कि नहीं ये फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से क्या हो गया, वी ए बी इंटू आई, ये हो गया आपका पावर। तो पी इक्वल्स टू वी आई इन सिंपल टर्म्स, जहाँ पर वी कौन है, वी है वोल्टेज, और आई कौन है, आई है करंट। तो ये भी होता है P इक्वल्स टू वी आई, इसका भी फॉर्मूला है, बराबर पावर का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू वी आई, वोल्टेज इंटू करंट। ऑल राइट, बाद में यहाँ पर तो वो
जो जूल्स लॉ है हमारा, जो मैंने वहाँ पर ड्राइव किया है वही बात है, तो यहाँ पर आपका आ गया ये जूल्स लॉ। ठीक है। कुछ बातें यहाँ पर है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, तो P क्या होता है, V इंटू आई। ये जो VAB दिया है ना, वो घबराने की बात नहीं है, उससे हटा दो। ये AB क्यों दिया है, क्योंकि वो सर्किट में वो A और B के अक्रॉस की बात कर रहे हैं, बस हम इन जनरल बात कर रहे हैं। तो पावर क्या होता है, V इंटू आई, जहाँ पर V कौन है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, I कौन है, करंट। ठीक है, यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वर्क अपॉन चार्ज। और ये होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ से ये चार्ज चार्ज कैंसिल, तो क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम। बराबर, वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट। क्या बोलते हैं, वॉट। डिनोट किसे करते हैं, कैपिटल W से। तो ये बात भी आप याद रखें। ये था यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। तो यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, वो है वॉट, WATT वॉट, जिसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट है। ठीक है। देन यू हैव, हाउ कैन यू राइट द मैकेनिकल पावर इन अ मैनर सिमिलर टू द इलेक्ट्रिकल पावर। हमने ऑलरेडी मैकेनिकल पावर 9 स्टैंडर्ड में लिख के रखा है, उसको जान के। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, W अपॉन T, दैट इज इट। ये है मैकेनिकल पावर। ठीक है, ऑल राइट, नाउ विल गो टू फ्यू इलेक्ट्रिकल, बराबर, जो कुछ रेजिस्टर्स हैं जो अलग अलग टाइप के, उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं।